नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे पीटेट रिजल्ट 2021 के बारे में और इससे जुड़े कई सारे आपके सवाल कि सर कितने नंबर पर काउंसलिंग करवाई जानी चाहिए, काउंसलिंग प्रक्रिया की A to Z जानकारी, किस कैटेगरी को कितना आरक्षण है, पिछली बार क्या विद्यार्थियों ने गलती की है और उसको आपको नहीं दोहराना है, और साथ ही पहले काउंसलिंग के दौरान क्या करें क्या ना करें, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज की इस एकमात्र विशेष वीडियो में। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे पीटेट 2021 से जुड़ी जॉब लक की प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं मुद्दे की बात पर और देते हैं इन सभी सवालों के आपको जवाब। पहला सवाल जो भारी मात्रा में आपके द्वारा पूछा गया है कि सर 230 नंबर है, काउंसलिंग करवाएं या नहीं, 330 नंबर है, काउंसलिंग करवाएं या नहीं। तो फ्रेंड्स, इस सवाल का एकमात्र जवाब मैं आपको देना चाहूंगा कि भाई कल को कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो चली जाती है और अगर आप काउंसलिंग प्रक्रिया में मेरे कहने पर भाग नहीं लेते हैं तो आप तो मुझे ही दोष देंगे ना कि भाई फलान सर ने बोला था कि काउंसलिंग मत करवाओ। तो फ्रेंड्स, मैं इस सवाल का एकमात्र यही जवाब आपको दूंगा कि भाई काउंसलिंग 100% आपको करवानी चाहिए। पीटेट में ये कोई दायरा नहीं है कि अगर आपके 200 अंक है तो आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं। आपके चाहे कितने भी अंक हैं, आप निश्चित ही काउंसलिंग करवा सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपके द्वारा जो शुल्क भरा जाएगा वो वहां पे जमा हो जाएगा, और अगर आपको काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान कॉलेज नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में 200-400 रुपये कट कटाकर आपका शुल्क आपके बैंक खाते में वापस आ जाएगा, जो कि रोज होता आया है और इस बार भी यही होगा। तो दिक्कत नहीं ले, आपके जितने भी नंबर हैं भाई काउंसलिंग जरूर करवाएं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आगे और देते हैं इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया की A to Z जानकारी आपको। उससे पहले आपसे एक छोटी सी एक और रिक्वेस्ट कि भाई इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं केवल 500 लाइक्स, तो ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, जल्दी से कर दो, करते नहीं हो यार, कंजूसी मत किया करो। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में कि भाई काउंसलिंग प्रक्रिया होती क्या है। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी इसके बारे में देते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया कब से स्टार्ट होनी जा रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल के लिए वर्तमान में जो प्री डीएलएड की काउंसलिंग चल रही है उसकी जो फर्स्ट काउंसलिंग की अंतिम तिथि है वो आपके 6/10/2021 रखी गई है। तो यहाँ पर एक बात आप यहाँ पे गांठ बांध लीजिए कि 6/10/2021 से पहले पीटेट की काउंसलिंग प्रक्रिया 101% स्टार्ट नहीं होगी। अब इसके बाद में यहाँ पर एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जब तक इसकी फर्स्ट लिस्ट नहीं निकलेगी ना प्री डिलीट की, तब तक भी पीटेट वाला अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को स्टार्ट नहीं करेगा। यानी कुल मिला के आप इतना यहाँ पे जान लीजिए कि करीब 10/10/2021 तक आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद 10 को हो जाए, 11 को हो जाए, 12 को हो जाए, कभी भी स्टार्ट हो सकती है। उसके लिए निश्चिंत रहना है, टाइम टू टाइम जॉब लक का वीडियो आपको मिलता रहेगा, हर स्टेप पर अलग से वीडियो उपलब्ध होता रहेगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये काउंसलिंग प्रक्रिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसके दौरान आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। 100% आप ये सुन लीजिएगा कि अगर आप अभी की 2-3 मिनट की वीडियो स्किप कर देते हैं तो आप बहुत बड़े लॉस में रहते हैं। कल आप यहाँ पर ये वीडियो देखने आएंगे जब काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, तब आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। फ्रेंड्स बात करते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में। तो जैसे ही आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो स्टेप फर्स्ट में आपको 5,000 रुपये का ऑनलाइन शुल्क जमा करवाना होगा काउंसलिंग प्रक्रिया के रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी इसमें भाग लेने के लिए। ध्यान रखें, अगर आप ये 5,000 रुपये का शुल्क पहले काउंसलिंग के दौरान, जब अभी ये नोटिफिकेशन निकलेगा ना काउंसलिंग का, उसके समय जमा नहीं करवाते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी लापरवाही या मूर्खता होगी। ध्यान रखें, आपको पीटेट चाहे तो ही आपको आगे मौका देगा, अगर पीटेट नहीं चाहता है तो मौका नहीं भी दे। और ध्यान रखें कि पिछले बार बता रहा हूं कि छात्रों ने 5,000 रुपये का शुल्क जमा नहीं करवाया था और फिर वे वेट करते रह गए, बट पीटेट ने ऑप्शन ही नहीं दिया। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो उस समय 5,000 रुपये का शुल्क जमा करवा दें। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे 5,000 रुपये का शुल्क जमा करवाएंगे वे स्टेप सेकंड में इसके कॉलेज के विकल्प देंगे, यानी आपको यहाँ पे कॉलेज विकल्प देना होगा। उसमें कि आपके 3 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। पहला तो आपको ऑल राजस्थान का ऑप्शन दिया जाएगा, अगर आपकी मर्जी है तो आप उसको यस कीजिए, अन्यथा उसको नो कीजिए।
दूसरे में आपको यहाँ पे कई सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम देने होंगे, उनकी प्रेफरेंस के अनुसार से आपको नाम देने होंगे कि भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको पहले कॉलेज चाहिए, और अगर वहाँ पे सीट उपलब्ध नहीं होती है तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉलेज दिया जा सकता है। और तीसरे स्टेप में आपको उन सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेजेस के नाम फिल करने होंगे कि भाई कौन सी कॉलेज आपकी मनपसंद की हैं। तो जो विद्यार्थी 5,000 रुपये का शुल्क जमा करवाएगा, केवल वही विद्यार्थी ऑनलाइन विकल्प दे पाएगा कॉलेज के। ध्यान रखें, तो 5,000 रुपये का शुल्क जमा करवाना इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके बाद स्टेप सेकंड में आप ऑनलाइन विकल्प देंगे कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट और ऑल राजस्थान का। जैसे ही आप अपनी कॉलेज विकल्प दे देंगे तो स्टेप थर्ड में पीटेट द्वारा प्रथम काउंसलिंग के लिए महाविद्यालय आवंटन की सूचना जारी की जाएगी, यानी पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी और बताया जाएगा कि भाई किस विद्यार्थी को कौन सा कॉलेज मिला है या फिर किस विद्यार्थी को बिल्कुल ही कॉलेज नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही आपको यहाँ पे कॉलेज आवंटन की सूचना मिलेगी तो आपको यहाँ पर जो है अलॉटमेंट लेटर वहाँ से निकालना होगा, और उस अलॉटमेंट लेटर में आपको संबंधित महाविद्यालय का नाम दिया जाएगा। और उसके बाद स्टेप फोर्थ में जो भी अभ्यर्थी को जहाँ पे महाविद्यालय मिला है उस महाविद्यालय के लिए 22,000 रुपये का ऑनलाइन शुल्क जमा करवाना होगा। और इसी के साथ इस बार की तरह 2020 का जो सेशन था उसमें ऑनलाइन अपलोड किए गए थे दस्तावेज, जो कि आपके ओरिजिनल दस्तावेज थे। ध्यान रखें, ओरिजिनल दस्तावेज को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करवाया गया था। और उसके बाद में आपने ये सुन लिया ना, स्टेप 4 22,000 रुपये का शुल्क जमा करवाना और साथ ही अपने दस्तावेज अपलोड करना। अगले स्टेप में महाविद्यालय, जिस भी महाविद्यालय में आपका एडमिशन होने जा रहा है उस महाविद्यालय द्वारा आपके द्वारा जो अपलोड किए गए दस्तावेज हैं उनकी जांच की जाएगी तथा आपके एडमिशन को कंफर्म किया जाएगा। अब जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा, कंफर्म होने के बाद ही ध्यान रखें आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है इसके बारे में आपको अलग से वीडियो दूंगा। अभी मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे बता दूं कि मान लीजिए आपने ये जो 6 कॉलेज भरी है, 1 2 3 4 5 6, और अगर आपको 6वें नंबर की कॉलेज मिलती है तो अपवर्ड मूवमेंट ये करता है कि आपके द्वारा भरी गई ऊपर की 5 कॉलेज में अगर कोई सीट खाली होती है तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो इस 6वीं कॉलेज से ऊपर दी गई 5 कॉलेज में जो सीट खाली है उस पर आपका एडमिशन हो सकता है। डिटेल मैं आपको अलग वीडियो में उपलब्ध करवाऊंगा। ध्यान रखें, यहाँ पे एक संशय और भी मैं दूर कर दूं कि कई सारे विद्यार्थियों को डर लगता है कि सर अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है कि 6वीं कॉलेज के नीचे की कोई कॉलेज में एडमिशन दे दें, तो ऐसा सोचना भी गलत है। ध्यान रखें, आपको जो कॉलेज मिलेगी उसके ऊपर की ही कॉलेज में आपको अपवर्ड मूवमेंट ले जाएगा। अगर ऊपर कोई सीट खाली नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में आपको जो कॉलेज मिल रखी है वो सीट फिक्स रहेगी, और अगर आप अपवर्ड मूवमेंट कराते हो और ऊपर की कोई सीट खाली है तो उस कॉलेज में आपका दाखिला हो जाएगा। तो सिंपल और सीधी सी बात है कि जैसे ही आपने 22,000 रुपये का शुल्क जमा करवाया और दस्तावेज अपलोड किए और उसके बाद अगर आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो अगला स्टेप आपका जो रहेगा वो रहेगा, अगर एक बार आप अपवर्ड मूवमेंट के जरिए, ये बातें कुछ है इंपॉर्टेंट जो आपको बतानी ज़रूरी है कि अगर एक बार अपवर्ड मूवमेंट के जरिए आपको नया कॉलेज मिल जाता है तो उसी में आपको प्रवेश लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं होगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहीं पे इसी एग्जांपल की मैं बात करता हूं कि अगर आपको 6वें नंबर की ये कॉलेज मिली है और अगर आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं और ऐसे में आपको ये तीसरे नंबर की कॉलेज मिल जाती है, तो अब ध्यान रखें कि कॉलेज अगर तीसरे नंबर की मिल गई तो फिर भाई पढ़ना इसी में पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं मैं तो यहाँ एडमिशन नहीं लूँगा, मैं तो यही जाऊँगा, ये नहीं हो सकता है। आपको फिर उसी कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा जो अपवर्ड मूवमेंट के जरिए यानी ऊपर की जो कॉलेज मिली है, क्योंकि सिंपल और सीधी सी बात है कि आपने चॉइस में ही इसे ऊपर रखा है और अपवर्ड मूवमेंट यही कर रहा है कि आपको आपकी चॉइस के नज़दीक ले जा रहा है। तो ये भी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि अगर आप अपवर्ड मूवमेंट कराते हैं, अगर आपको नया महाविद्यालय आवंटित हो जाता है तो फिर आपको उसी में प्रवेश लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा।
देन फ्रेंड्स बात करते हैं अगले स्टेप के बारे में। तो अगला स्टेप है आपका पीटेट द्वारा दूसरी काउंसलिंग के लिए महाविद्यालय आवंटन की सूचना जारी करना, और इसी के साथ में जारी करेगा पीटेट आपके प्रथम अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट भी। जिनका भी कॉलेज चेंज होगा वो भी, और जिनका कॉलेज नहीं भी चेंज होगा वो भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया कि पहली काउंसलिंग के दौरान जितने भी स्टेप हुए ना, उसके बाद डायरेक्टली मैंने आपको क्या बताया कि पीटेट दूसरी काउंसलिंग के लिए आपके आवंटन की सूचना दे देगा। यानी साफ और सिंपल सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई ध्यान रखना कि आप ऐसा नहीं सोचें कि पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको फिर से 5,000 रुपये भरने का ऑप्शन मिलेगा या फिर आपको कॉलेज लिस्ट को अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। डायरेक्टली पहली काउंसलिंग की प्रक्रिया जैसे ही एंड हुई, पीटेट आपकी दूसरी काउंसलिंग की महाविद्यालय आवंटन की सूचना जारी कर देगा, और उसी के साथ प्रथम अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट भी आ जाएगा, और फिर से वही आपके यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि जैसे ही दूसरी काउंसलिंग की सूचना आई तो वहाँ पे 22,000 रुपये जमा करवाना, दस्तावेज अपलोड करवाना, और उसके बाद में अगर आपको अपवर्ड करवाना है तो अपवर्ड करवाना, और उसके बाद में आपके इसी तरह से आगे की प्रोसेस चलेगी। और उसके बाद तीसरी काउंसलिंग की महाविद्यालय आवंटन की सूचना पीटेट द्वारा दे दी जाएगी। तो ध्यान रखें, 5,000 रुपये भरने का ऑप्शन दोबारा नहीं आएगा, और ना ही कॉलेज लिस्ट को अपडेट करने का ऑप्शन आएगा। यानी क्या करना है क्या नहीं करना है उस बात को बता रहा हूं अभी कि पहली काउंसलिंग में क्या ध्यान रखना है। उससे पहले मैं अपनी बात को फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं। हो सकता है कईयों की समझ में आया हो सकता है कईयों की समझ में नहीं आया हो। काउंसलिंग प्रक्रिया के स्टेप फर्स्ट में आपको 5,000 रुपये का शुल्क जमा करवाना पड़ता है। जो विद्यार्थी जमा करवाता है वही केवल कॉलेज विकल्प दे सकते हैं और साथ ही काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स स्टेप सेकंड में जैसे ही आप 5,000 रुपये का शुल्क जमा करवा देते हैं, आपको ऑनलाइन कॉलेज के विकल्प देने होते हैं। और स्टेप थर्ड में पीटेट द्वारा आपके प्रथम महाविद्यालय आवंटन की सूचना यानी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी जाती है, और उसी के साथ जिन विद्यार्थियों को कॉलेज मिल जाता है उन विद्यार्थियों द्वारा 22,000 रुपये का शुल्क जमा करवाया जाता है, और उसी के साथ उचित दस्तावेज ओरिजिनल स्कैन कर अपलोड करने होते हैं। उसके बाद आपका संबंधित महाविद्यालय उन दस्तावेजों की जाँच करता है और आपका एडमिशन कन्फर्म करता है। ध्यान रखें, एडमिशन कन्फर्म होने के बाद ही आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो इन बातों का विशेष आपको उस समय ध्यान रखना है। जल्दी से जल्दी कॉलेज को बोलना है कि भाई एडमिशन कंफर्म कीजिए, ताकि अगर आपको अपवर्ड करना है तो आप अपवर्ड कर पाएं। और अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है तो आप उसको भी यहाँ पे करेक्शन कर पाएँ, सही से उसको अपलोड कर पाएँ। तो ये जल्दी से जल्दी आपको उस समय ध्यान रखना है। आगे के प्रोसेस में फ्रेंड्स पीटेट द्वारा जो अपवर्ड मूवमेंट के आवेदन लिए जाते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स अंतिम जो होता है उसमें आपके दूसरी काउंसलिंग की महाविद्यालय आवंटन की सूचना आ जाती है, और उसी के साथ पहले अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट भी पीटेट जारी कर देता है। तो ये काउंसलिंग की आपकी प्रक्रिया रहने वाली है 2021 की। जे इसमें कुछ बात समझ में नहीं आई तो अभी कमेंट में लिख दो, मैं या तो रिप्लाई के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से आपको उसका जवाब दूंगा। पढ़ता हूँ अगले स्टेप की तरफ, जो कि है आपके कैटेगरी वाइज किसको कितना आरक्षण। तो फ्रेंड्स पीटेट काउंसलिंग के दौरान अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 16% सीटें आरक्षित रहती है, साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए 12% सीटें, उसके बाद ओबीसी वर्ग के लिए 21% सीटें, और उसके बाद एमबीसी वर्ग के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर, और उसी के साथ महिलाओं के लिए 20% सीटें, जिसमें कि यहाँ पर 2% सीटें परित्यक्ता वर्ग के लिए और 8% सीटें विधवा वर्ग के लिए आरक्षित रहती हैं। उसके बाद दिव्यांग वर्ग के लिए 5% सीटें, और उसके बाद रक्षा सेवा या पूर्व रक्षा सेवा के आश्रितों के लिए 5% सीटें, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% सीटें पीटेट की आरक्षित रहती है। कॉलेज कहाँ से देखनी है, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, इसकी भी अलग से वीडियो दूंगा। मेरे पास पीडीएफ है, उसका लिंक भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा मेरे टेलीग्राम पर। मेरी इंस्टा आईडी है जॉबलक ऑफिशियल, उस पर अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आपको वहाँ पे भी उपलब्ध करवाऊंगा। तो निश्चिंत रहिए, सारी कुछ जानकारी मिलेगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी वीडियोज़ इतनी लंबी होती जा रही हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि पिछले बार के विद्यार्थियों ने क्या गलती की थी, आपको क्या गलती नहीं करनी है।
तो फ्रेंड्स गलती यही करते हैं विद्यार्थी कि अभी अभी जो है ना खुशी खुशी में वे भूल जाते हैं कि उनका जाति प्रमाण पत्र बन रखा है या नहीं बन रखा है, या फिर कॉलेज से कोई अंक तालिका लाना भूल तो नहीं गए हैं। और जब काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और जब उन्हें उचित दस्तावेज ओरिजिनल दस्तावेज की आवश्यकता होती है, तब उन्हें पता चलता है कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 साल पुराना है। और यहाँ तक कि ओबीसी में तो पिछली बार बहुत कम वैलिडिटी दे दी थी। तो इससे बढ़िया है कि अगर आप किसी विशेष जाति वर्ग से यानी ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए। अधिकांशतः मैं देखता हूं कि एससी एसटी तो नहीं पूछा जाता है, बस ओबीसी वर्ग के छात्रों को ध्यान रखना है कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है, 6 महीने से अधिक पुराना भी है, तभी आप अभी इसके लिए आवेदन कर दें ताकि 5-7 दिन में बन के तैयार हो जाए और काउंसलिंग के दौरान आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं हो। उसी के साथ एक ईडब्ल्यूएस वाले भी सुन लेना कि पिछली बार कई सारे विद्यार्थियों का एडमिशन कैंसिल हो गया था। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र पुराना अपलोड किया था और वो नहीं चला था। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अभी ही अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना के रखें। उसके बाद आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए होते हैं ये भी मैं आपको 1 मिनट के भीतर भीतर बता देता हूं। आपको चाहिए अपने पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की 100 फोटोकॉपी, यानी आपके पास आपके एप्लीकेशन का प्रिंट आउट होना चाहिए। अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं है तो अभी ही पीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर कीजिए विजिट, और दिक्कत नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं करना है। आपको पीटेट राज 2021 लिखना है, इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे सेम विंडो आपके सामने आएगी। जिस भी कोर्स से बिलोंग करते हो 4 ईयर तो यहाँ पे, 2 ईयर तो यहाँ पे। जैसे ही क्लिक करते हो एक नया विंडो आपके सामने आएगा और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके लिए रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का जो है लिंक आ चुका है। तो डायरेक्टली इस पे जाइए और अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट अभी ही लेकर रखें। उसके बाद अगर कोई दिक्कत है जेंडर में, सब्जेक्ट में या फिर किसी में भी करेक्शन करवाना है तो करेक्शन पैनल भी आपके यहाँ पर है, तो ये भी आप अभी ही कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे दस्तावेज के रूप में आपको चाहिए आपके 10वीं की ओरिजिनल अंक तालिका, 12वीं की ओरिजिनल अंक तालिका। साथ ही अगर आप यूजी के बेस पर ये आवेदन किए हैं तो आपकी यूजी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, साथ ही अंतिम वर्ष यानी तीनों वर्ष की जो अंक तालिकाएं हैं वो आपको यहाँ पे चाहिएगी। अगर किसी विद्यार्थी के पास केवल अंतिम वर्ष की है तो भाई अभी ही अपने कॉलेज में जाकर अपने प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की अंक तालिका कलेक्ट करें ताकि आपको बाद में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और अगर आपने पीजी के बेस पर भी इस फॉर्म को भर रखा है तब भी आपको चाहिए पीजी प्रथम वर्ष और पीजी फाइनल ईयर की ओरिजिनल मार्कशीट्स। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और उसके बाद आते हैं आगे, तो जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें अन्य कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। सिंपल और सीधी सी बात है कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट इनका नहीं होता है। बाकी जो भी किसी विशेष कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको चाहिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी लेटेस्ट वाला, खासकर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए। उसके बाद अगर आप दिव्यांगता, सैनिक या सैनिक आश्रित, विधवा, तलाकशुदा इत्यादि से फॉर्म भर रखे हैं तो आपको उसका निश्चित प्रमाण पत्र होगा वो अपलोड करना होगा। और साथ ही साथ आपको इम्पोर्टेंट आपको चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास नहीं है तो बनवा लीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मूल निवास चाहे 5 साल पहले का हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मूल निवास कभी पुराना नहीं होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स अभी ही कलेक्ट करके रखें। उसके बाद जाते जाते ये मैं आपको बता दूं कि पहली काउंसलिंग के दौरान आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फ्रेंड्स पहली काउंसलिंग के दौरान आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहली काउंसलिंग के दौरान पहली बात तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई 5,000 रुपये का शुल्क ज़रूर से जमा करवा लेना, नहीं तो आगे कभी भी जमा नहीं हो पाएगा। पीटेट की इच्छा हुई ना तो वो 3rd लिस्ट के बाद में आपको ऑप्शन दे सकता है, वो भी इच्छा हुई तब। अगर इच्छा नहीं हुई तो आप बैठे के बैठे रह जाओगे। दूसरी बात यहाँ पे विशेष आपको ध्यान रखनी है कि पहली काउंसलिंग के दौरान आपको कॉलेज भरने में लापरवाही नहीं करनी है। दिल खोल के कॉलेज भरने हैं, जितने कॉलेज आप भर सकते हो उससे भी ज़्यादा भरना, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ये बातें आपको तब समझ में आएगी जब इन बातों का बेनिफिट आपको मिलेगा। अभी हो सकता है कि आपको यहीं लगे कि यार क्या बता रहे हैं, पता नहीं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो विशेष ध्यान रखना है, जितनी ज़्यादा हो सके आपको कॉलेजेस के नाम देने हैं, जितने ज़्यादा हो सके आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम देने हैं, और साथ ही ऑल राजस्थान
स्थान पे राइट क्लिक करना है, चाहे आपको 480 नंबर क्यों नहीं आए हैं। ध्यान रखना है, कॉलेज भरने का सही तरीका यही है। तीसरी बात, पहली काउंसलिंग के दौरान ही यानी अभी से अपना कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले तो जरूर से बनवा ले, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, एडमिशन नहीं होगा, पहले बता रहा हूं। फिर उसी दिन आप कमेंट करोगे सर ओबीसी नहीं है, फिर मैं आपको कहूंगा जा भाई तहसीलदार के पास जा, अपने तहसीलदार कार्यालय में जा, वहां पे सेटिंग बिठा। इससे बढ़िया है अभी जाओ और अभी अच्छे से उसको बनवा के रेडी रखो। सिंपल सी बात है, कई सारे विद्यार्थियों के 470 नंबर होते हैं, पर ये चीज़ें उनके पास नहीं होती है तो उनका एडमिशन तक नहीं होता है, तो उनकी सीट पर फिर 340 वाला राज करता है। तो इससे बढ़िया है अभी ही अपने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। बाकी इसके दस्तावेज की अलग से वीडियो दूंगा और साथ ही अपवर्ड मूवमेंट की अलग से वीडियो दूंगा, और बाकी स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आती रहेगी। कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो बता सकते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे हो, किससे रिलेटेड हो। बाकी फ्रेंड्स हो सका उतना जानकारी मैंने दे दिया है, बाकी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो 100% आपको मिलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मौज कीजिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा।